नमस्कार। आज हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जाएंगे। ये क्या है, ये काम कैसे करते हैं और क्या ये आपके पैसों के लिए सही रहा हो सकते हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर मोनिका हालान की किताब लेट्स टॉक म्यूचुअल फंड्स के कुछ अहम हिस्से हैं जो इस बातचीत में आप कह सकते हैं हमारी मशाल बनेंगे। देखिए, हमारा मकसद ना बड़ा सीधा है। म्यूचुअल फंड से जुड़ी जो बातें थोड़ी उलझी हुई सी लगती हैं उन्हें सुलझाना, ताकि हर कोई, खासकर भारत के जो आम निवेशक हैं, इन्हें समझ सके और अपने पैसे से जुड़े फैसले बेहतर तरीके से ले सकें। इस सफर में बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पैसों की बात घरों में अक्सर इस पर खुलकर चर्चा नहीं होती। क्यों? पता नहीं, शायद पुराने तजुर्बे ठीक नहीं रहे या फिर वो हम हैं ना वाला भाव। हाँ, ये बात तो है। अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जिंदगी के हर मोड़ पर पहली तनख्वाह, घर का सपना, रिटायरमेंट की चिंता, पैसे और उसकी सही योजना का महत्व एकदम सामने आ जाता है। बिल्कुल। और बिना सोचे समझे बस पिछले साल के चैंपियन फंड में पैसा लगा देना, जैसा किताब में भी जिक्र है, वो तो अक्सर नुकसान ही कराता है। बिल्कुल। और यहीं पर वो पारंपरिक निवेश जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, सोना या रियल एस्टेट हमेशा फिट नहीं बैठते। हाँ। क्यों? देखिए, एफडी शायद महंगाई को भी मात ना दे पाए। सोना ठीक है, पर उसमें बढ़ोतरी शायद उतनी तेज ना हो। और रियल एस्टेट, स्रोत में एक दिलचस्प किस्सा भी है कि कैसे एक जमीन बेचने में 2 साल लग गए और कितनी परेशानियां हुई, टैक्स का झंझट, लिक्विडिटी की कमी, जब चाहिए तब पैसा हाथ में नहीं आता। और कभी-कभी तो वो नंबर 2 के पैसे का चक्कर भी। तो सिर्फ इन पर निर्भर रहना काफी नहीं है, एक पूरी योजना चाहिए होती है। तो फिर म्यूचुअल फंड इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? आखिर ये हैं क्या भला? मुझे किताब की वो पाइप वाली मिसाल बहुत अच्छी लगी। जैसे एक पाइप आपकी बचत को अलग अलग निवेशों, शेयर, बॉन्ड वगैरह तक पहुंचाता है। हाँ, वो मिसाल काफी सटीक है। बाजार में हजारों शेयर हैं, कौन सा चुने? वो जौहरी वाली नजर तो है नहीं सबके पास। यही म्यूचुअल फंड काम आता है ना? एकदम सही उपमा है। म्यूचुअल फंड असल में एक पूल है, समझिए, एक सामूहिक निवेश का तरीका। एक स्कीम कई लोगों से पैसे जमा करती है और फिर एक तयशुदा मकसद या कह लें रणनीति के तहत उसे निवेश करती है। अच्छा। ये रणनीति हो सकती है सिर्फ देश की टॉप 100 कंपनियों में पैसा लगाना, लार्ज कैप, या सिर्फ सरकारी कर्ज के साधनों में जिन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, या फिर दोनों का मिश्रण। तो ये आपके छोटे निवेश को भी बड़ी कंपनियों या विभिन्न बॉन्ड्स में हिस्सेदारी दिला देता है। एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। लेकिन एक डर जो लोगों के मन में रहता है, कहीं पैसा डूब न जाए, कहीं कोई कंपनी पैसा लेकर भाग न जाए। स्रोत याद दिलाता है कि पहले सिर्फ यूटीआई का राज था, फिर प्राइवेट कंपनी आई, और मजे की बात, निवेशकों को धोखा देने का जो बड़ा मामला याद आता है वो पुरानी यूटीआई का ही था, जब वो यूनिट 64 स्कीम में कुछ गड़बड़ हुई थी। हाँ, वो इतिहास का एक अहम सबक है, बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में देखें तो भारत का म्यूचुअल फंड ढांचा बहुत मजबूत हो चुका है। सबसे बड़ी बात, इसे सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बहुत सख्ती से रेगुलेट करती है। नियमों का एक पूरा जाल है। अच्छा। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनी निवेशकों का पैसा लेकर भाग गई हो। ये समझना जरूरी है, आपका पैसा सीधे कंपनी के पास नहीं जाता, वो एक ट्रस्ट और एक कस्टोडियन के पास सुरक्षित रहता है। ढांचा काफी सुरक्षित बनाया गया है। तो धोखाधड़ी का डर लगभग नहीं है? लगभग नहीं। हाँ, देखिए, बाजार का जोखिम यानी मार्केट रिस्क तो हमेशा रहेगा। शेयर बाजार गिरेगा तो इक्विटी फंड की वैल्यू कम होगी, ये स्वाभाविक है। ब्याज दरें बदलेंगी तो डेट फंड पर असर पड़ेगा। फंड मैनेजर भी इंसान है, गलत फैसले ले सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये सब निवेश के स्वाभाविक जोखिम है। वो धोखाधड़ी वाला जोखिम यहाँ न के बराबर है। और सेबी ने भी तो निवेशकों की सुरक्षा के लिए काफी कुछ किया है, जैसा किताब बताती है। 2006 में वो एनएफओ पर छिपे चार्ज हटाना। हाँ। 2009 और 2018 में एजेंटों के एडवांस कमीशन बंद करना, ताकि वो गलत फंड न बेचे। बिल्कुल, वो मिस सेलिंग रोकने के लिए। और 2021 में वो डायनामिक रिस्कोमीटर लाना, ये तो बड़ा कदम था। बिल्कुल। इन सब कदमों से पारदर्शिता बढ़ी है और गलत बिक्री पर काफी हद तक लगाम लगी है। रिस्कोमीटर तो बहुत काम का है, उस पे हम आगे बात करेंगे। ये सब मिलकर इसे आम निवेशक के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं। अच्छा, तो ये सुरक्षित है, रेगुलेटेड है, पर भाई साहब, विकल्प इतने ज्यादा हैं। स्रोत कहता है 1200 से ज्यादा स्कीम्स। किसी का भी दिमाग घूम जाए। वो किताब वाली जैम स्टडी याद है? दुकान में 24 तरह के जैम थे तो बिक्री कम हुई, 6 थे तो ज्यादा।
ज्यादा विकल्प कई बार फैसला लेना मुश्किल कर देते हैं। बिल्कुल सही। और इसीलिए सेबी ने 2016 में फंड्स का वर्गीकरण किया, कैटेगराइजेशन। मकसद ये था कि फंड का नाम सुनकर ही पता चल जाए कि वो पैसा कहाँ लगाएगा, मोटा मोटा अंदाजा लग जाए। अच्छा। यानी फंड ट्रू टू लेबल हो। ऐसा ना हो कि आप गुड़गांव की बस पकड़ें और वो आपको फरीदाबाद ले जाए। इस वर्गीकरण को समझना जरूरी है। हाँ, तो मोटी मोटी श्रेणियां क्या है, किन कैटेगरीज में बांटा गया है? मुख्य तौर पर आप 4-5 तरह के फंड समझ सकते हैं। पहला, इक्विटी फंड्स। ये कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाते हैं। इनमें भी फिर कंपनी के साइज के हिसाब से प्रकार होते हैं। लार्ज कैप मतलब बड़ी जानी मानी कंपनियां, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक वगैरह। हाँ बिल्कुल। फिर मिड कैप यानी मध्यम आकार की कंपनियां, और स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनियां। स्मॉल कैप में जोखिम और रिटर्न की संभावना दोनों ज्यादा होती हैं। एक खास तरह का इक्विटी फंड है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये टैक्स बचाने के काम आता है धारा 80C के तहत, और इसमें 3 साल का लॉक इन होता है। अच्छा, ये टैक्स सेविंग वाला, ठीक है। तो ये हुआ शेयरों में निवेश। दूसरा क्या है? दूसरा है डेट फंड्स। ये बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, यानी कंपनियों या सरकार को दिए गए उधार के साधनों में। लोग अक्सर इन्हें FD जैसा सुरक्षित मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। अच्छा, इनमें भी जोखिम है? हाँ बिल्कुल, खासकर 2 तरह के जोखिम। एक ब्याज दर बदलने का जोखिम, जिसे इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। दूसरा, अगर किसी कंपनी के बॉन्ड में निवेश है तो उसके पैसा न चुका पाने का जोखिम, यानी क्रेडिट रिस्क। डेट फंड चुनते वक्त सबसे जरूरी है ये देखना कि आप कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, आपका होल्डिंग पीरियड क्या है। लेकिन उसका मूल सिद्धांत समझना ज्यादा जरूरी है। अगर पैसा कुछ दिनों या हफ्तों के लिए रखना है तो लिक्विड फंड्स है, सबसे कम जोखिम वाले। अगर कुछ महीनों से साल भर के लिए तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन या लो ड्यूरेशन फंड्स देख सकते हैं। अगर 1 से 3 साल के लिए है तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हो सकते हैं। जैसे जैसे समय अवधि बढ़ती है, ब्याज दर का जोखिम भी बढ़ता जाता है। आम निवेशक को बहुत ज्यादा क्रेडिट रिस्क वाले फंड्स, जैसे क्रेडिट रिस्क फंड्स, उनसे बचना चाहिए। सरकारी बॉन्ड्स वाले गिल्ट फंड्स होते हैं, उनमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता, पर ब्याज दर का जोखिम फिर भी रहता है। ठीक है, तो इक्विटी हो गया, डेट हो गया, और क्या? तीसरा, हाइब्रिड फंड्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये इक्विटी और डेट दोनों में मिला जुला कर निवेश करते हैं। इनमें भी कितना इक्विटी और कितना डेट होगा, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं। चौथा, जो आजकल काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, पैसिव फंड्स। इनमें इंडेक्स फंड और ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आते हैं। पैसिव मतलब? पैसिव मतलब ये किसी बाजार इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स की हूबहू नकल करते हैं। इनमें फंड मैनेजर खुद से शेयर चुनने की कोशिश नहीं करता, वो बस इंडेक्स को फॉलो करता है। किताब में इनकी तुलना सारवना भवन के खाने से की गई है, स्टैंडर्ड, भरोसेमंद और कम खर्चीला। हाँ, ये बढ़िया था। यानी कम दिमाग लगाकर बाजार के बराबर रिटर्न पाने का एक तरीका। हाँ बिल्कुल, और इनका खर्चा मतलब एक्सपेंस रेशियो भी एक्टिव फंड से काफी कम होता है। सोने चांदी में निवेश के लिए भी गोल्ड ETF या सिल्वर ETF अच्छे विकल्प हैं। लेकिन ETF में वो लिक्विडिटी वाली बात आपने कही थी। हाँ, कभी कभी ETF खरीदते बेचते वक्त खरीदार या बेचने वाले का मिलना, खासकर कम लोकप्रिय ETFs में, एक मुद्दा हो सकता है। इंडेक्स फंड में ये दिक्कत नहीं होती। और आखिर में फंड ऑफ फंड्स हैं जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, और कुछ विदेशी फंड्स भी हैं जो आपको अमेरिका या दूसरे विदेशी बाजारों में निवेश का मौका देते हैं, पर उनमें जोखिम और टैक्स के नियम थोड़े अलग होते हैं। समझ गया, काफी विकल्प हैं। अब आते हैं निवेश करने और पैसा निकालने के तरीकों पर। हाँ। किताब में वो 2 कमरों वाली मिसाल थी। हाँ। एक ट्रैप्ड यू रूम यानी क्लोज्ड एंडेड फंड, जहां से निकलना मुश्किल। हाँ। और दूसरा योर चॉइस रूम यानी ओपन एंडेड फंड, जहां आना जाना आसान। हाँ। ज्यादातर फंड्स ओपन एंडेड ही होते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर ओपन एंडेड ही होते हैं, जहां आप काम के दिनों में कभी भी पैसा लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। हाँ, निकालते समय कुछ एग्जिट लोड या टैक्स का ध्यान रखना होता है। हाँ। अब निवेश करते समय 2 प्लान मिलते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। ये बहुत जरूरी है समझना। हाँ, बताइए। डायरेक्ट प्लान में आप सीधे फंड कंपनी या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं। इसमें कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर बीच में नहीं होता। अच्छा। इसीलिए कोई कमीशन नहीं कटता और आपका खर्चा यानी एक्सपेंस रेशियो कम रहता है।
रेगुलर प्लान आप किसी एजेंट, बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए लेते हैं। उन्हें फंड कंपनी से कमीशन मिलता है जो आपके निवेश की वैल्यू से ही हर साल कटता रहता है, इसलिए ये थोड़ा महंगा पड़ता है। तो डायरेक्ट प्लान ही बेहतर हुआ ना, जब सस्ता है तो। देखिए, अगर आपको खुद थोड़ी रिसर्च करनी आती है या आप इंडेक्स फंड जैसा सीधा साधा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डायरेक्ट प्लान निश्चित रूप से बेहतर है। लंबे समय में वो कम खर्च का बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन अगर किसी को सलाह चाहिए, कोई है जो उनकी मदद करे, तो वो रेगुलर प्लान चुन सकते हैं। बस उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो उस सलाह की एक कीमत चुका रहे हैं जो एक्सपेंस रेशियो में छुपी होती है। ठीक है। और पैसा बढ़ने के भी दो तरीके हैं, ग्रोथ और आईडीडब्ल्यू। ये आईडीडब्ल्यू क्या, पहले तो डिविडेंड कहते थे इसको? हाँ, पहले डिविडेंड ऑप्शन कहते थे। देखिए, ग्रोथ ऑप्शन में आपका कमाया हुआ मुनाफा फंड में ही वापस निवेश हो जाता है। इससे फंड की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू बढ़ती जाती है और आपका पैसा कंपाउंड होता रहता है। आईडीसीडब्ल्यू यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन में फंड समय समय पर मुनाफे का कुछ हिस्सा निवेशकों को बांट देता है। इससे एनएवी उतनी ही कम हो जाती है। तो नाम क्यों बदला? डिविडेंड सुनने में अच्छा लगता था। सेबी ने नाम इसलिए बदला क्योंकि पहले कई एजेंट्स डिविडेंड को ऐसे पेश करते थे जैसे ये कोई गारंटीड रिटर्न हो, जो कि यह है नहीं। इससे गलत बिक्री होती थी। आईडीसीडब्ल्यू नाम ज्यादा स्पष्ट करता है कि ये आय का वितरण है और जरूरत पड़ने पर आपकी लगाई पूंजी से भी दिया जा सकता है। ये कोई एक्स्ट्रा कमाई नहीं है। ओह, अच्छा। टैक्स के लिहाज से इनमें क्या फर्क है? ये जरूरी सवाल है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आईडीसीडब्ल्यू से जो पैसा मिलता है वो आपकी कुल आमदनी में जुड़ता है और उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आप 30% वाले स्लैब में हैं तो 30% टैक्स। अच्छा, जबकि ग्रोथ ऑप्शन में, खासकर इक्विटी फंड्स में, अगर आप 1 साल से ज्यादा रखकर बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगता है और वो अभी काफी कम है। सालाना 1 लाख रुपए के मुनाफे तक 0 और उसके ऊपर सिर्फ 10%। तो साफ तौर पे ग्रोथ बेहतर है टैक्स के मामले में, है ना? हाँ, लंबी अवधि के इक्विटी निवेशकों के लिए तो अक्सर ग्रोथ ऑप्शन ही टैक्स के नजरिए से ज्यादा फायदेमंद होता है। और अगर किसी को नियमित आमदनी चाहिए ही तो, जैसे रिटायरमेंट के बाद, उसके लिए आईडीसीडब्ल्यू से बेहतर विकल्प एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हो सकता है। इसमें आप अपने ग्रोथ फंड से ही हर महीने एक तय रकम निकालते हैं। इस पर टैक्स कैपिटल गेन के नियमों के हिसाब से लगता है, जिसमें कुछ हिस्सा आपकी मूल रकम का होता है और कुछ मुनाफा। तो टैक्स अक्सर आईडीसीडब्ल्यू पर लगने वाले टैक्स से कम होता है, खासकर इक्विटी फंड्स में। ये एसडब्ल्यूपी बढ़िया चीज लगी। अच्छा, निवेश करने के तरीकों की बात करें तो एसआईपी का बड़ा जिक्र होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, और ये इक्विटी में निवेश का बहुत लोकप्रिय और असरदार तरीका है, खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए। भारत में एसआईपी की सफलता जबरदस्त रही है, जैसा किताब में भी बताया गया है। ये काम कैसे करता है? एसआईपी में आप हर महीने एक निश्चित रकम, मान लीजिए 5,000 रुपए, अपने बैंक अकाउंट से कटवाकर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं। जब बाजार गिरा होता है तो आपको उसी 5,000 रुपए में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब बाजार चढ़ा होता है तो कम यूनिट्स। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अच्छा, ये आपको बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम से बचाता है और एक अनुशासन भी लाता है कि आप नियमित निवेश करते रहें। और अगर किसी के पास एक मुश्त पैसा आ जाए, जैसे कोई बोनस मिला या प्रॉपर्टी बेची, तब क्या एसआईपी करें? तब सीधे सारा पैसा एक बार में इक्विटी में झोंक देना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। बाजार का टाइमिंग कोई नहीं जानता। उसके लिए एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बेहतर रहता है। इसमें आप पूरा पैसा पहले एक सुरक्षित डेट फंड जैसे लिक्विड फंड में डाल देते हैं। फिर उस फंड से हर महीने एक तय रकम आपके चुने हुए इक्विटी फंड में अपने आप ट्रांसफर होती रहती है। ये भी एक तरह से एसआईपी जैसा ही काम करता है और बाजार में गलत समय पर एंट्री के जोखिम को कम करता है। ठीक है, तरीके समझ आ गए। डायरेक्ट, रेगुलर, ग्रोथ, आईडीडब्ल्यू, एसआईपी, एसटीपी। अब बात करते हैं खर्च, कमाई और तुलना की। म्यूचुअल फंड में मुख्य खर्चा क्या है? आपने एक्सपेंस रेशियो का जिक्र किया था। हाँ, सबसे बड़ा खर्चा है TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये एक सालाना फीस है जो फंड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए ली जाती है। ये रोजाना आपके निवेश की वैल्यू से थोड़ी थोड़ी कटती है, आपको पता भी नहीं चलता। सेबी ने इसकी ऊपरी सीमा तय कर रखी है। और ये कम होना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। नियम ये भी है कि फंड का साइज यानी AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना बड़ा होगा TER उतना ही कम होना चाहिए।
और जैसा हमने कहा, डायरेक्ट प्लान का TER रेगुलर प्लान से हमेशा कम होता है। और NAV, नेट एसेट वैल्यू, लोग अक्सर कम NAV वाले फंड को सस्ता समझ लेते हैं। किताब में भी इस पर जोर है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। NAV सिर्फ फंड की एक यूनिट की कीमत है। ये रोज बदलती है। ये फंड की कुल संपत्ति को कुल यूनिट से भाग देकर निकाली जाती है। 10 रुपए NAV वाला फंड 500 रुपए वाले फंड से सस्ता या महंगा या बेहतर नहीं होता। मान लीजिए दोनों एक ही जैसे शेयर रखते हैं और बाजार 10% बढ़ता है, तो 10 रुपए वाला NAV 11 रुपए हो जाएगा और 500 वाला 550 रुपए। दोनों में बढ़ोतरी तो 10% ही हुई। अच्छा, तो NAV देखकर फंड नहीं चुनना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जरूरी है फंड का प्रदर्शन, उसकी निवेश रणनीति, उसका रिस्क लेवल और उसका खर्चा देखना, NAV नहीं। प्रदर्शन यानी रिटर्न, इसे कैसे नापें? सिर्फ ये देखना कि 10 का 50 हो गया काफी है, ये तो 400% रिटर्न हुआ। नहीं, वो तो एब्सोल्यूट रिटर्न है। वो ये नहीं बताता कि ये 400% कितने समय में हुआ, 1 साल में या 20 साल में। हाँ, ये तो है। इसलिए बेहतर तरीका है CAGR देखना। ये बताता है कि सालाना औसतन आपका पैसा किस दर से बढ़ा है, चक्रवृद्धि ब्याज को ध्यान में रखते हुए। किताब में रियल एस्टेट का उदाहरण दिया है कि कैसे लोग वहां अक्सर CAGR नहीं देखते और रिटर्न को बढ़ा चढ़ाकर आंक लेते हैं। और रोलिंग रिटर्न, वो क्या है? रोलिंग रिटर्न फंड की कंसिस्टेंसी दिखाता है। जैसे पिछले 3 साल का रोलिंग रिटर्न दिखाता है कि अगर आपने किसी भी दिन पैसा लगाया होता और 3 साल रखा होता तो औसतन कितना रिटर्न मिलता। ये सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के रिटर्न से बेहतर तस्वीर देता है कि फंड लगातार कैसा प्रदर्शन कर रहा है। और फंड के प्रदर्शन की तुलना किससे करें? यहाँ बेंचमार्क का क्या रोल है? बेंचमार्क वो पैमाना है जिससे फंड के प्रदर्शन को मापा जाता है। जैसे किसी लार्ज कैप इक्विटी फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 TRI हो सकता है। TRI यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसमें शेयरों की कीमत बढ़ने के साथ साथ उनसे मिलने वाले डिविडेंड को भी शामिल किया जाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले कई फंड सिर्फ प्राइस रिटर्न इंडेक्स PRI से तुलना करते थे, जिसमें डिविडेंड शामिल नहीं होता था। इससे उनका प्रदर्शन बेहतर लगता था। अब सेबी ने अनिवार्य कर दिया है कि फंड सही बेंचमार्क इस्तेमाल करें और TRI से ही तुलना करें। अच्छा, ये पारदर्शिता के लिए बढ़िया है। हाँ, इससे पता चलता है कि फंड मैनेजर वाकई बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दे पा रहा है या नहीं, जिसे अल्फा कहते हैं। चलिए, अब उस सबसे डरावने शब्द पर आते हैं, जोखिम। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। ये लाइन तो जैसे मंत्र की तरह रटी हुई है सबको, लेकिन किताब कई तरह के जोखिम बताती है। हाँ, जोखिम सिर्फ बाजार गिरने का नहीं होता, कई पड़ते हैं इसके। पहला तो है महंगाई का जोखिम, जो चुपचाप आपके पैसे की खरीदने की शक्ति कम करता रहता है। अगर आपका निवेश महंगाई दर से ज्यादा नहीं कमा रहा, तो असल में आप पैसा खो रहे हैं। सही बात है। फिर है बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क, जो पूरे बाजार को प्रभावित करता है। जैसे कोई आर्थिक मंदी आ गई या कोई बड़ी घटना हो गई। डेट फंड्स में खास तौर पर ब्याज दर जोखिम, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। ब्याज दरें बढ़ी तो पुराने कम ब्याज वाले बॉन्ड्स की कीमत गिर जाती है। इसका उल्टा भी होता है। और क्रेडिट रिस्क? हाँ, क्रेडिट जोखिम, यानी जिस कंपनी या सरकार ने बॉन्ड जारी किया है वो पैसा लौटा पाएगी या नहीं। सरकारी बॉन्ड में ये जोखिम लगभग 0 होता है, पर कॉर्पोरेट बॉन्ड में होता है। और भी है, जैसे लिक्विडिटी जोखिम, मतलब पैसा अटक जाना। हाँ, लिक्विडिटी जोखिम यानी जरूरत पड़ने पर आप अपना निवेश आसानी से बेच ना पाएं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में ये जोखिम बहुत कम होता है, क्योंकि फंड हाउस खरीदने को तैयार रहता है। पर कुछ क्लोज एंडेड फंड या कम ट्रेड होने वाले ETF में ये हो सकता है। फिर पुनर्निवेश जोखिम भी है कि जब आपका पैसा मैच्योर हो या आपको डिविडेंड मिले, तो उसे दोबारा कहां और किस दर पर लगाएंगे, शायद उस समय दरें कम हो। फंड मैनेजर का जोखिम भी तो होता है। बिल्कुल, फंड मैनेजर जोखिम यानी मैनेजर के गलत फैसलों का जोखिम, या मैनेजर बदल गया तो फंड की रणनीति बदल सकती है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड में धोखाधड़ी, फ्रॉड रिस्क कि कंपनी पैसा लेकर भाग जाए, वो जोखिम लगभग नहीं है, जो बहुत बड़ी राहत है। इन सब जोखिमों को समझने के लिए सेबी का वो रिस्कोमीटर कितना मददगार है, वो जो 2021 से डायनामिक हो गया है। ये बहुत ही उपयोगी टूल है, खासकर डेट फंड्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा। पहले ये सिर्फ 5 लेवल दिखाता था और साल में एक बार अपडेट होता था। हाँ,
अब ये 6 लेवल दिखाता है, लो, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई और वेरी हाई। और सबसे बड़ी बात, ये हर महीने फंड के पोर्टफोलियो के हिसाब से अपडेट होता है। हर महीने? वाह। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि आपका फंड असल में कितना जोखिम ले रहा है, न कि सिर्फ कैटेगरी के नाम पर। किताब सलाह देती है कि कम अवधि के लक्ष्यों के लिए या जो लोग ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, उन्हें लो या लो टू मॉडरेट रिस्क वाले फंड्स ही चुनने चाहिए। और डेट फंड चुनते समय इस मीटर को देखना और समय समय पर चेक करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोर्टफोलियो बदलने से रिस्क लेवल बदल सकता है। ये तो बहुत बहुत अहम जानकारी है, खासकर डेट फंड्स के लिए। अच्छा, अब जल्दी से टैक्स पर भी बात कर लेते हैं। निवेश से कमाई पर टैक्स कैसे लगता है, थोड़ा संक्षेप में। बिल्कुल, टैक्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोटे तौर पर समझे तो डेट निवेश जैसे एफडी, बॉन्ड और अब डेट फंड भी, इनसे मिलने वाला ब्याज या मुनाफा ग्रोथ ऑप्शन में भी आपकी कुल आमदनी में जुड़ता है और उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। डेट फंड्स में पहले जो 3 साल बाद इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था, वो अब FY24 से हटा दिया गया है। ओहो, ये बड़ा बदलाव है। हाँ, दूसरा इक्विटी निवेश, शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड, इनसे मिलने वाला डिविडेंड या IDCW भी आपकी आय में जुड़कर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल है। अगर आप शेयर या इक्विटी फंड यूनिट्स 1 साल के अंदर बेचते हैं तो मुनाफे पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STG टैक्स लगता है। अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो सालाना 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। उससे ऊपर के मुनाफे पर 10% LTG टैक्स लगता है। तो इक्विटी में लॉन्ग टर्म होल्डिंग टैक्स के लिहाज से काफी फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल। और ELSS में आपको निवेश पर ATC की छूट मिलती है और 3 साल बाद बेचने पर इक्विटी वाला LTG टैक्स लगता है। और PPF तो है ही टैक्स के मामले में सबसे बढ़िया निवेश, पर छूट, ब्याज टैक्स फ्री और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री, यानी EEE स्टेटस। ठीक है, टैक्स का खाका समझ आ गया। अब आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इतनी सारी जानकारी के बाद कोई अपना फंड कैसे चुने? इतने सारे विकल्प हैं और अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? किताब इस पर क्या मार्गदर्शन देती है? यह कि सबसे पहले रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, सिंपल रखना है। पहला कदम है अपनी जरूरत और लक्ष्य की समय सीमा तय करें। आप पैसा क्यों और कितने समय के लिए लगा रहे हैं? अच्छा, टाइम होराइजन। हाँ, अगर लक्ष्य 3 साल से कम का है तो इक्विटी से बिल्कुल दूर रहें। सिर्फ डेट फंड्स देखें, वो भी कम जोखिम वाले, जैसे लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन या बैंकिंग एंड PSU फंड्स, या फिर FD भी एक सीधा विकल्प है। अगर लक्ष्य 3 से 7 साल का है तो आप डेट और इक्विटी का मिश्रण बना सकते हैं। शायद ज्यादा डेट और थोड़ा इक्विटी, जैसे कुछ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या डेट फंड के साथ थोड़ा सा लार्ज कैप इंडेक्स फंड। और अगर लक्ष्य 7 साल से ज्यादा का है, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई, तो पोर्टफोलियो का ज्यादा हिस्सा इक्विटी में जा सकता है। कितना इक्विटी? ये आपकी जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। शुरुआत इंडेक्स फंड या लार्ज कैप से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी समझ और क्षमता के अनुसार फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या थोड़ा मिड स्मॉल कैप फंड्स भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले कैटेगरी चुन ली, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, समय के हिसाब से। अब उस कैटेगरी के अंदर सैकड़ों स्कीम्स हैं, उनमें से कैसे चुनें? किन बातों का ध्यान रखें? हाँ, ये अगला कदम है। किताब कुछ चीजें देखने को कहती है। लगातार प्रदर्शन, कंसिस्टेंसी। क्या फंड लंबे समय से, मतलब 3, 5, 7 साल से अपनी कैटेगरी में ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है? सिर्फ पिछले 1 साल का टॉपर देखकर पैसा ना लगाएं, वो तुक्का भी हो सकता है। जोखिम, रिस्क को मीटर क्या कहता है? खासकर डेट फंड में क्रेडिट क्वालिटी कैसी है? पोर्टफोलियो में AAA रेटेड बॉन्ड ज्यादा हैं या कम? लागत, कॉस्ट, एक्सपेंस रेशियो कितना है? अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड्स के मुकाबले कम है या ज्यादा? हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनें। फंड का आकार, AUM, फंड बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और कुछ कैटेगरीज में जरूरत से ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, खासकर स्मॉल कैप में जहां बड़े AUM को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। फंड हाउस की प्रतिष्ठा, कंपनी जानी मानी और भरोसेमंद है या नहीं? उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? और अगर इंडेक्स फंड ले रहे हैं तो ट्रैकिंग एरर देखें। ये जितना कम हो उतना अच्छा, मतलब वो इंडेक्स को कितनी सटीकता से नकल कर पा रहा है। ये काफी प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। और पोर्टफोलियो बनाने का मतलब सिर्फ फंड चुनना नहीं, एसेट एलोकेशन भी है। कितना इक्विटी, कितना डेट, इसका क्या नियम है? हाँ,
एसेट एलोकेशन शायद सबसे जरूरी कदम है जो आपके रिटर्न और रिस्क को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। एक बहुत पुराना और आसान नियम है 100 उम्र वाला, यानी आपकी उम्र 30 है तो 100 - 30 यानी 70% इक्विटी में, बाकी डेट में। उम्र बढ़े तो इक्विटी कम करें। ये एक अंगूठा नियम हुआ। हाँ, ये बस एक शुरुआती गाइड है। ज्यादा बेहतर है अपने लक्ष्य की दूरी और अपनी जोखिम सहने की क्षमता के हिसाब से तय करना। लंबे लक्ष्य के लिए ज्यादा इक्विटी रख सकते हैं। शुरुआत करने वालों के लिए, जैसा किताब कहती है, इंडेक्स्ड फंड इक्विटी के लिए और पीपीएफई जैसे सुरक्षित विकल्प और डेट के लिए का मिश्रण एक अच्छी और सरल शुरुआत हो सकती है। और पोर्टफोलियो बना लिया, मान लीजिए 60% इक्विटी 40% डेट, फिर क्या उसे भूल जाना है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत आम गलती है। साल में कम से कम एक बार या 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। देखें कि बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से आपका तय किया हुआ इक्विटी डेट अनुपात जैसे 60% 40 बिगड़ तो नहीं गया। हो सकता है इक्विटी बढ़कर 70% हो गया हो। हाँ, अगर बाजार अच्छा चला तो। उसे वापस 60% पर लाने के लिए कुछ इक्विटी बेचकर मुनाफा बुक करें और उसे डेट में डाल दें। इसे रीबैलेंसिंग कहते हैं। ये आपकी रिस्क को कंट्रोल में रखता है। और जीवन में बड़े बदलाव होने पर, जैसे नौकरी बदली, शादी हुई, बच्चे हुए या रिटायरमेंट पास आ रहा है, तब भी अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू और एडजस्ट करना जरूरी है। वाह, काफी गहराई से हमने म्यूचुअल फंड्स के लगभग हर पहलू को छूने की कोशिश की। तो संक्षिप्त में अगर मैं कहूं, म्यूचुअल फंड्स भारत में आम निवेशक के लिए नियमों में बंधा, पारदर्शी और कई जरूरतें पूरी करने वाला एक शक्तिशाली साधन है। जरूरत है जोखिम समझने की, अपनी जरूरत पहचानने की, सही चुनाव करने की, कैटेगरी और स्कीम दोनों, लागत और टैक्स पर नजर रखने की और एसआईपी, एसटीपी जैसे तरीकों से अनुशासन बनाए रखने की। ये एक मैराथन है। हमेशा सबसे तेज दौड़ने वाले, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड के पीछे भागने से बेहतर है एक ऐसा संतुलित पोर्टफोलियो बनाना जो आपकी जरूरतें पूरी करे और सबसे जरूरी, आपको रात में चैन की नींद दे। क्या बात है। तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछें, क्या आपका मौजूदा निवेश आपको वाकई आपकी मंजिल की ओर ले जा रहा है या सिर्फ भटका रहा है? इस पर जरूर सोचेगा। इस बेहतरीन और गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को म्यूचुअल फंड्स को बेहतर तरीके से समझने में काफी मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।